हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण और ये हमारा मैथ का चौथा अध्याय है। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। तो देखिए कि इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग बहुपद पढ़े थे और बहुपद में बहुत सारा टाइप पढ़े थे, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद, जो कि इस रूप का था ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात बहुपद है। और जब इसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तभी हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण बन जाता है। तो द्विघात बहुपद यदि आप अच्छे से समझे हैं तो द्विघात समीकरण समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद है वही हमारा द्विघात समीकरण है जब इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो एक ऐसा समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो एक ऐसा समीकरण जिसका घात 2 है, जिसका घात 2 है, तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है। और जहाँ पे a ≠ 0, ये a 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम a 0 कर दें तो ये पार्ट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुना x², तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। तब ये हो जाएगा हमारा एक घात वाला समीकरण। कहने का मतलब रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा रैखिक समीकरण एक चर में। और यदि ये मेरा 0 नहीं होगा ये, तब ये मेरा रहेगा द्विघात समीकरण, यानी कि 2 घात का समीकरण। ठीक है। तो पिछली कक्षा में, यानी कि पिछली कक्षा नहीं, जो बहुपद हम लोग पढ़े थे, द्विघात बहुपद, वही हमारा है द्विघात समीकरण। ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले द्विघात समीकरण को पहचानने का दिया गया है कि आखिर कैसे पहचाने कि वो मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, उदाहरण समझते हैं कि क्या क्या है हमारा द्विघात समीकरण। जैसे कि देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये बराबर 0 रहना चाहिए। यदि ये हटा देंगे तब ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, और बराबर ये 0 रहेगा तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है। कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो ये भी है। कैसे? इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। देखिए कि ये ऐसे गुना होगा, जानते होंगे, ये x² प्लस 7x, 3 इधर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 2 घात आया कि नहीं? तो 2 घात आया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले चेक करने आएगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। या फिर कुछ ऐसा सवाल दे देगा कि उसको कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण बहुत कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस द्विघात जो बहुपद है उसी को 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वो द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात बहुपद का गुणनखंड भी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार ये इसको भी हम आगे सरल करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के ही सवालों को देखते हैं कि द्विघात समीकरण हमारा क्या है। मैंने ये बताया था, ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या है? ये मानक रूप है। मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब कोई भी यदि द्विघात समीकरण हमारे पास होगा तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक दो हम लिख के भी दिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x² प्लस 1, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, भले इसमें 2 पद है, ये भी द्विघात समीकरण है। अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं कि 1 गुना x²। ठीक है। मेरा तो bx वाला टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे। b की जगह 0 गुणा रखेंगे, फिर x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये a हमारा a हुआ, x² है, b हमारा 0 हुआ, ये x हुआ, और एक हमारा अचर पद हुआ। देखिए इस समीकरण को हम व्यापक रूप में लिख दिए कि नहीं? ये हमारा इस समीकरण का व्यापक रूप हुआ, यानी कि जनरल फार्मूला हुआ। तो द्विघात समीकरण का ये हमारा हुआ व्यापक रूप, जनरल फार्मूला, जहाँ a ≠ 0। ठीक है। ध्यान रहे a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम अब चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 पे। आपका द्विघात यदि बहुपद अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और द्विघात बहुपद का सारा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए आप लोग। तो ये एनसीईआरटी में रहा है। एग्जाम्पल 1 से चलते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती, कंचे मतलब, कंचे का मतलब गुल्ली जो खेलते हैं कांच का होता है। ठीक है। तो दोनों के पास कितने हैं? 45 है।
दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचा उसका खो जाता है, कहीं खेलने में गायब हो जाता है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उसके पास कितने कंचे थे, ठीक है ना, मतलब दोनों के पास अलग अलग कितने कंचे थे। तो लेकिन कुल मिला के कितना था, 45 था। चलिए इससे बनाते हैं 1 नंबर। तो मान लेते हैं, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, भाषा वाला जितने भी सवाल लैंग्वेज वाला जो पूछा जाता है वही मान लेते हैं, ठीक है। तो मानते हैं इसमें, माना क्या नाम है, जॉन। जॉन के पास मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक है, x कंचे है। ऐसा ही मान सकते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर है x, वही फॉर्म में मान लेते हैं। क्या देखने में थोड़ा भी सुंदर लगेगा ये। जॉन के पास क्या हो रहा है, कंचे की संख्या बराबर x। देखिएगा, हम जॉन के पास मान लिए हम x, तो ये जो जीवंती है, तो बताइए इसके पास कितना होगा। तो जीवंती के पास कंचे की जो संख्या होगी वो क्या होगी, देखिए कुल मिलाकर 45 है, तो एक के पास यदि x हो जाएगा तो दूसरे के पास कितना होगा, 45 में x घटा देंगे। 45 में x घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि 2 व्यक्ति के पास 10 आम है, हम कहें 2 व्यक्ति के पास 10 आम है, एक के पास यदि 4 हो, दूसरे के पास कितना होगा, 6 होगा। कैसे जाना है, तो ये जो 4 था टोटल में घटा दिए, तो दोनों के पास 45 था और एक के पास माने x, तो दूसरे के पास क्या होगा, 45 माइनस x, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब कहता है कि उसके कंचे 5-5 कंचे खो जाते हैं। दोनों के पास कंचा मिल गया, इतना इतना है। अब दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं, और जब खो जाता है उसका 5-5 कंचा, तो दोनों का गुणनफल, उसके पास जितना भी कंचा था x और 45 माइनस x, 5-5 खोने के बाद उनका यदि गुणनफल किया जाए तो 124 होता है। देखिए प्रश्न से क्या हुआ कि जॉन का 5 कंचा खो गया, तो कितना बचेगा, x माइनस 5 बचेगा, ठीक है। और जीवंती का भी 5 कंचा खो गया, तो कितना बचेगा, तो इसके पास टोटल था इतना और 5 कंचा खो गया, 5 घटा दिए। अब इस दोनों का गुणनफल, ये क्या हो गया, गुणनफल ये कितना होता है, 124 होता है ना, हाँ 124 होता है, ठीक है। तो दोनों के पास कुल कंचे की संख्या। अब इसे सरल करेंगे, तो सरल करके निकालते हैं। हालांकि इसमें कह रहा है हमें, अच्छा हाँ, मतलब सरल करना है, इसे समीकरण भी निकालना है, तो समीकरण देखिए निकालते हैं। थोड़ा सा इसको सरल करते हैं, x माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस x बराबर 124, ठीक है। अब ये बारी बारी से गुना होगा, x इंटू 40 माइनस x माइनस 5 40 माइनस x बराबर 124। फिर क्या होगा, बारी बारी से गुना होगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 5 चौके 20 प्लस 5x बराबर 100। अच्छा अब 124 को हम इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सुविधा होगी आगे सरल करने में। तो माइनस 124 बराबर 0। अब सरल कर लेते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर को आगे लिखते हैं, व्यापक रूप में पावर को घटते क्रम में लिखते देखिए, 2 पावर 1 पावर, फिर अचर पद का पावर 0 होता है, तो ये लिखे। अब x वाला लिख लेते हैं। अच्छा x वाला यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो 40-5 हो गया हमारा 45 और प्लस में हो गया, ये हो गया 45x, ठीक है। और ये मिलके हमारा हो गया कितना हो गया, 200 और 1 324 हो गया, ये हो गया माइनस 324। देखिए ये भी माइनस था और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके जुड़ जाएगा, इतना रुपया कर्जा फिर इतना रुपया कर्जा जुड़ जाएगा, और ये बराबर हो गया हमारा 0। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब इसे सॉल्व करना। अच्छा देखिए 2 जगह माइनस है, तो इस परेशानी से बचने के लिए दोनों ओर यदि -1 से गुना कर देते हैं दोनों ओर, तो क्या होगा, -1 से गुना करने पर
ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये हमारा हो जाएगा माइनस, और फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस। देखिए आप यहाँ से भी बना सकते थे, लेकिन माइनस में नहीं पढ़ने के कारण हम इसको गुणा कर दिए। तो यहाँ क्या किए, लिखे -1 से गुणा करने पर। ठीक है, समझ में आया। अब सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इस अध्याय में यही तो सीखना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो सॉल्व करने का नियम ध्यान से सुनिएगा कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करते हैं। सबसे पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करते हैं। तो इतना गुणा 1 करेंगे तो इतना ही होगा। अब चिन्ह का इसमें ख्याल क्या था, अब इसको गुणनखंड करेंगे, 324 का गुणनखंड करेंगे। 324 का गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, 2 से करते हैं तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 फिर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 8, 1 फिर 3 से करेंगे, फिर होगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। ये हमारा हो गया गुणनखंड कितना, 324 का। अब इस गुणनखंड को, ये जो गुणनखंड आया, इसको ऐसे हमें तोड़ना है मध्यपद को कि इसके गुणांक को गुणा करने पर 324 पूरे और जोड़ने के बाद 45 पूरे। तो देखिए तो यहाँ पे कैसे 45 पूरेगा, 3 तिया 9 तिया 27 और 4 तिया 12, तो 27 और 12, ये 45 नहीं हुआ। तो ये कैसे होगा, 3 तिया 9 और 9 चौके 36, 36 और 3 तिया 9, 36 9 45, हाँ हो गया। समझ में आया। ये एक बार फिर समझाते हैं कैसे करते हैं, यही इसमें सीखना है। देखिए गुणनखंड जब हो जाए तब कैसे करते हैं, चेक करना पड़ता है कि जोड़ के 45 पूरे। हम यदि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, तो 36 हम यहाँ ले लिए। अब 3 तिया 9 लिए, तो 3 तिया 9, इसको जोड़ देंगे, देखिए 45 होता है कि ना। तो ये जोड़ के 45 पूर गया हमारा। उस समय हम क्या लिए थे, 3 तिया 9 तिया 27 लिए, 27 लिए, 3 तिया 9 तिया 27, इधर बचा कितना, 3 दूना 6 दूना 12, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 3, ये 39 होता है। तो हमको पुराना था 45, तो इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। तो 36 और 9 के रूप में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x बराबर 324 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आएगा, x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे। अब इसमें से जब 9 कॉमन लेंगे तो वो मेरा क्या आएगा, माइनस 36 आएगा। देखिए प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बन जाता है, ठीक। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम चीज़ है, तो इसको हम अलग कर लेंगे और फिर x माइनस 9, ये बराबर हो गया हमारा 0, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ का गुणनफल क्या है, 0 है। दो हमारा टर्म है x माइनस 36 और x माइनस 9, दोनों का गुणनफल क्या है हमारा, दोनों का गुणनफल हमारा 0 है। तो यदि दो चीज़ का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से कोई एक 0 है। समझ गए, फिर से सुनिए इसे, कि यदि दो संख्या का गुणनफल 0 है, यदि दो संख्या का गुणनफल क्या है, 0, इसका मतलब सीधी सी बात है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ठीक। तो हम इसे यहाँ पे चलते हैं, ठीक, यहाँ से, ठीक। तो जब ये 0 होता है, इसीलिए x माइनस 36 को 0 के बराबर कर दिए, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x बराबर 36 मिला। पुनः जब इसको 0 कर देते हैं, x माइनस 9 को 0 कर दिए, तो हमें क्या मिला, x बराबर 9 मिला। इसका मतलब ये हो गया कि कंचे की संख्या जॉन के पास यदि 36 होती है, देखिए x बराबर 36 आया ना, जब x बराबर 36 लेंगे तब ये हमारा क्या होगा, तब ये हमारा 9 होगा। अगर यदि इसको 9 लेंगे तब ये हमारा 36 होगा। लिखिए, इसीलिए जॉन, मतलब जॉन के पास कंचे की संख्या जॉन बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा, यदि ये हमारा क्या होगा, 36 होगा, तो हमारा जीवंती हो जाएगा हमारा 45 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 9। एक आंसर तो ये हो गया 36 और 9। दूसरा, पुनः यदि हमारा जॉन 9 हो जाए तो जीवंती क्या होगा, 45 माइनस 9 बराबर 36।
36। तो हमारा ये डबल आंसर हो गया। ठीक, यदि इसके पास होगा 36 तो इसके पास होगा 9, यदि इसके पास होगा 36 तो इसके पास होगा 9, अगर यदि इसके पास होगा 9 तो इसके पास होगा 36। ये दो आंसर, या तो ये आंसर होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक, आप इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो आइए सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 हमारा है, देखिए भाषा वाला सवाल में क्या है ना कि भाषा को यदि आप अच्छे से समझ के उसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका सवाल सही बन जाएगा। मेन है भाषा को समझकर उसको समीकरण में चेंज करना, तो इसे ही अच्छे से सीखना है। भाषा को सीख गए तो सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक कुटीर उद्योग मतलब कोई भी एक उद्योग है, काम है, फैक्ट्री वगैरह। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, कुछ भी खिलौना बनाता है, कोई फैक्ट्री है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, समझिएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। अब इतनी बड़ी लाइन को एक एक करके समझना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। एक दिन का जो उसमें लागत है वो 750 है। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण कैसे बनाया, हम आपको बताए थे पिछले सवाल में कि ऐसे सवाल में, भाषा वाला सवाल में जो पूछता है वही मान लेते हैं अक्सर। ठीक है, जो पूछा जाता है वही मान लेते हैं, एक बेसिक फंडा है। ठीक है, ये 90% सवालों में ये आपका काम करेगा, 95% सवालों में ये काम करेगा। तो जो पूछा जाता है, क्या पूछा गया, खिलौनों की संख्या, तो वही मान लेते हैं। खिलौनों की संख्या क्या पूछा जाता है, हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, तो मान लेते हैं कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, बराबर x। मान लिया खिलौनों की संख्या, कोई एक दिन, यहाँ पे एक दिन है, कोई किसी दिन भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है कि एक दिन, है ना। एक दिन मतलब हम भी एक दिन मान लिए। तो एक दिन में कितना खिलौना निर्माण करता है, x। अब देखिए यहाँ फिर से पढ़िए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, आखिर x निर्माण किया, टोटल x, तो एक का क्या दाम है, तो वो देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो प्रत्येक खिलौने का जो दाम है 55 में से उस दिन में निर्मित किए गए खिलौने, 55 में से उस दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। इसीलिए एक खिलौना का मूल्य, एक खिलौना का मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, 55 में से उस दिन निर्मित, तो उस दिन निर्मित कितना खिलौना था टोटल, x की संख्या घटा दिए। 55 में से उस दिन निर्मित कुल खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या, तो 55 में से ये घटाएंगे वही संख्या के बराबर है। मतलब एक का मूल्य कितना है, 55 माइनस x। यही मेन लाइन है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये समझना है कि 55 माइनस x क्यों मतलब एक खिलौने का मूल्य है, क्योंकि यही कह रहा था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब कहता है कि उस दिन जो है टोटल 750 रुपया खर्च हुआ टोटल खिलौना बनाने में, तो खिलौने की संख्या प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न से, एक खिलौने का मूल्य इतना, ये रुपया में है, ठीक है, और खिलौना बना है इतना। प्रश्न से x खिलौना बना है, ठीक है, और हमारा खिलौने का दाम कितना है, 55 माइनस x है। तो एक का दाम गुना सब कर देंगे, 10 कलम है, 8 रुपया रेट है, 8 का एक कलम का दाम है, तो 8 दाई 80। उसी प्रकार एक का दाम इतना है, इतना बनाए हैं, तो इतना दाम कितना होगा, तो ये होगा हमारा 750। क्या ये समझे कि नहीं समझे, बस यहाँ तक आप समझ गए, बस हो गया सवाल। मेन था यही लाइन, खिलौने का मूल्य कैसे निकालेंगे। भाषा वाले सवाल में भाषा को समझना बहुत जरूरी है। तो एक एक लाइन शुरू में आपको लगेगा भारी कि कैसे, सवाल देखने के बाद ये मन भारी हो जाता है,
लेकिन आप कोशिश कीजिए एक एक लाइन पढ़ के समझने का, और उम्मीद करेंगे आप निश्चित समझेंगे। आप कोशिश तो कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए और समझिए। तो ये हो गया। अब इसे सॉल्यूशन कर देना थोड़ा सा। ये हो जाएगा 55x, ये हो गया -x², और ये बराबर हो गया 750। इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा, पावर को घटते क्रम में लिखते हैं, मतलब कहने का मतलब मानक रूप में, और इसको इधर कर लिए 750। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये इधर था, ये हम इधर लिखे, है ना, तो क्या करता है, ये इधर से इधर करें तो उसमें माइनस लगा देता है। यहाँ गलती करता है बच्चा। गलती ये ना करें, समीकरण मतलब बराबर के इधर उधर करेंगे तब चिन्ह बदलते हैं। अब इसको इधर उधर करेंगे चिन्ह नहीं बदलना है। ये था माइनस तो यहाँ आगे कर दिए, ये था प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है, ये यहाँ लिख दिए प्लस करके। तो बराबर के यही साइड तो रखें, 750 वो उधर से इधर लाए तब ये माइनस, यहाँ था प्लस, इधर लाएंगे तो माइनस, ये बराबर 0। समझे कि नहीं? एक ही साइड के इधर उधर करने से चिन्ह नहीं बदलते हैं। समीकरण में बराबर के इधर उधर ले जाने में समीकरण का चिन्ह बदलना पड़ता है। ठीक, ये हो गया। देखिए 2 जगह माइनस है तो माइनस खत्म कर देते। कैसे करेंगे? -1 से सब में गुना कर दीजिए। समीकरण में दोनों साइड -1 से गुना करने पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तब ये हो जाएगा -1 से गुना करेंगे 55x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 750। कोई कहेगा यहीं छोड़ देंगे आंसर, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना सुंदर लगे, सवाल में भी सजावट होती है, सुंदर लगे सवाल इसलिए करना चाहिए। अब देखिए सवाल में आपका ये जो पहला अध्याय द्विघात समीकरण का पहला एग्जाम्पल, तो इसमें कह रहा है सिर्फ इस समस्या जो है, जो सवाल है उसको सिर्फ गणितीय रूप में परिवर्तित कीजिए, यानी कि आपका जो सवाल यहाँ तक कंप्लीट, ये हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। सवाल को गणितीय रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ये आपका हो गया आंसर, यही सवाल खत्म होता है। ठीक है ना? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म हुआ। अब यदि आपको चूंकि इस अध्याय में इसको सॉल्व करना है, इस अध्याय में आपको इसे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाते हैं। ठीक है, सवाल आपका यहीं तक कंप्लीट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्व करने का क्या नियम है? अचर पद, इस अध्याय में ये तो सीखना सॉल्व करना, अचर पद और x² के गुणांक को गुणा करते हैं। बातों पे ध्यान दीजिएगा, अचर पद और x² के गुणांक को गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमारा अचर पद कितना हो गया? 750 और गुणा 1, 750 गुणा 1, तो 750 गुणा 1 750 होगा। अब 750 का गुणनखंड करेंगे, 750 का गुणनखंड करेंगे, तो कटाइए 5 से कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, 0 फिर 5 से कटा लीजिए, ये हो गया 5 या 15 इतना हो गया, और फिर से 5 से कटा लिए, 5 × 6 = 30, और 6 में आता है 2 और 3 आता है, ये हो गया। अब देखिए इसको जो ऐसा हमें करना है कि जोड़ के हमें कितना पुराना है? ये 55 पुराना है। तो देखिए कैसे पुराते 55, तो 5 × 25 और 3 दूना 6, ऐसे कर लेते हैं। हाँ हो गया, मिल गया। 5 दूना 10 या 30, 5 दूना 10 या 30, और 5 × 25, 30 × 25 = 55। देखिए 30 और 25, 55 होगा कि नहीं जोड़ने पर? 5 × 25 ये ले लिए, और 5 दूना 10 या 30, तो 30 × 25 = 55। तो इसको कैसे तोड़ देंगे हम? तो इसको हम लोग कर लेंगे, चला दरवाज़ा सटा दो, इसको हम लोग कर लेंगे x² - 30x माइनस जो था यहाँ पे 25x प्लस 750, सॉरी 25 नहीं 50, 750 बराबर 0। देखिए आपका आंसर यही बन गया। हम एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं ये कि सवाल कैसे बनाएंगे आप, चूँकि इस अध्याय में सवाल बनाना ही सीखना है, इसलिए हम प्रत्येक को सॉल्यूशन करके उसको बना भी देंगे ताकि आप सीखते चलें। ठीक है, अब ये हो गया। अब या का चिन्ह समीकरण है, तो समीकरण में या क्या चलता है? बहुत बच्चा ये देता ही नहीं है, ये सब जरूरी है देना, ये सब क्या है? सजावट है, समझे कि नहीं? अब यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और समझा देते हैं, देखिए ये गुना करेंगे तो उतना पूरेगा ही। देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस 750 होगा कि नहीं? देखिए गुना करने के बाद प्लस 750 पुर गया, और जोड़ने के बाद 55 पुर गया, तो ये नियम लागू होना चाहिए। ठीक, अब कॉमन लीजिए, यहाँ का क्या कॉमन है हमारा? x, तो x निकाल लीजिए, तो क्या हो गया? x और माइनस 30, यहाँ क्या कॉमन है? 25 कॉमन है, x। अब यहाँ से जब 25 निकाल लेंगे, माइनस भी निकाल लेंगे, तो प्लस से जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस हो जाता है और वो 30 हो जाएगा, क्योंकि 25-30 गुना करने के बाद 750 पुरता है। ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह एक ही चीज़ होता है। ठीक, अब देखिए गुना के रूप में संख्या जो होता है जुड़ा हुआ रहता है, गुना के रूप में संख्या जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 पद है, एक पद ये, एक पद यहाँ से यहाँ पर। तो इसमें ये और इसमें ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 30 या का चिन्ह, और फिर यहाँ बच जाएगा x, और इससे बच जाएगा हमारा
25, ये बराबर हो जाएगा 0। समझ गए? तो यहाँ पे अब दो चीज़ का गुणनफल 0 है। यहाँ पे दो चीज़ का गुणनफल क्या है? 0। तो अब दो चीज़ का जब गुणनफल 0 हो जाए तो या तो मेरा ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। समझ गए? तो बारी बारी से हम इसको 0 करते हैं। ठीक, यहाँ हो गया। यहाँ के बाद हम फिर यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद जब आप इसे नोट करेंगे तो यहाँ से लिखने के बाद फिर आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो जब हम इसको 0 रहे, अब क्या कर रहे हैं? x माइनस 30 को कर रहे हैं 0 के बराबर। तो हमें x बराबर क्या मिला? 30 मिला। इसको बराबर करेंगे पुनः x माइनस 25 है, x माइनस 25, ये बराबर हो गया 0। तो x बराबर क्या हो गया हमारा? ये हो गया 25। इस प्रकार x बराबर आया 30, x बराबर 25। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर बना जब हमारा x 30 होगा, जब हमारा ये 30 होगा, ठीक है ना, तब ये हमारा हो जाएगा 25 मूल्य, मतलब इसका दाम, खिलौने का दाम। और जब ये हमारा होगा 25 तो ये हो जाएगा दाम 30। ठीक है ना, इसीलिए खिलौने की संख्या, बराबर क्या हो जाएगा? 30 या 25। ठीक है ना, ये x आया है तथा खिलौने का दाम, कहने का मतलब प्रत्येक, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रत्येक लिखा हुआ। ठीक है, दिखा रहा है ना, प्रत्येक लिखा हुआ। प्रत्येक खिलौने का दाम बराबर हो जाएगा, दाम क्या हो जाएगा? 55 में 30 घटाइए, जैसे पहले 30 लिखे हैं ना, तो 30 यहाँ रखिए। 30 क्या होगा? 30 रखेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 25 या फिर 30। जब 25 यहाँ रखिएगा तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जब खिलौने की संख्या 30 होगा तो खिलौने का दाम 25 होगा, और जब खिलौने की संख्या 25 होगा तो खिलौने का दाम 30 होगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका आंसर। हालांकि सवाल आपका यहीं कंप्लीट होता है, हम ये एक्स्ट्रा इधर बनाए। सॉल्व करने का तरीका ये मेन है, इसमें गुणनखंड कैसे करते हैं। ये गुणनखंड आप 9वीं क्लास में भी सीखे होंगे, बहुपद में भी सिखाए होंगे। तो यदि आप ये सीख गए हैं तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, कहीं भारी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या कि नहीं। मतलब यहाँ पे 4 सवाल है, जांचिए कि ये समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है या नहीं, ये इसको चेक करना पड़ेगा सरल करके। तो आइए देखिए चेक करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर तोड़ना पड़ेगा। सूत्र याद है कि नहीं? यदि सूत्र याद नहीं है तो याद कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एग्जाम्पल क्या बना रहे हैं, तो एग्जाम्पल इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको इसमें प्रैक्टिस हो, है ना। नियम यही कहता है कि आप पहले थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद एग्जाम्पल बनाएं और एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली बनाएं। अब देखिए मान लीजिए हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले गली में सीखते हैं या फिर तुरंत मेन रोड पे चले जाते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले गली में सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। मतलब कोई पकड़ता है फिर चलाते हैं, कहते छोड़ना नहीं। तो ये सब सीखने की प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार ये भी सवाल भी एक सीखने की प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया किसी के सहारा लेकर करते हैं, है कि नहीं, किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो उदाहरण जो कि बना हुआ है, कहीं गलती होगा तो उसमें देख लेंगे, आप खुद से देख लेंगे, वहाँ पे टीचर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे ये बनता है। इसमें आप सीख लेंगे, प्रश्नावली खुद से बनाएंगे। तो इसीलिए प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण भी पहले बनाना चाहिए, तब प्रश्नावली जाना चाहिए। ये अच्छा नियम है। ठीक, तो आप निश्चित उम्मीद करते हैं कि सब एग्जाम्पल भी बनाएंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या ये फॉर्मूला पाता है, चलिए a² प्लस b² b का स्क्वायर का 4 लिख देना, डायरेक्ट लिख देते 4। ठीक है, a² प्लस b² और माइनस क्या होता है 2ab प्लस 1, ये हमारा +1, ये बराबर क्या हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, फिर ये क्या हो गया x² प्लस 4 और 1 5 हो गया ना, 5 और ये हो गया 2 दूना 4x। ठीक, अब ये दोनों भी इधर ही सब एक ही साइड लेते आना है। तो ये हो गया 2x और ये हो जाएगा +3।
बराबर के उस साइड से इस साइड लाए, इसका भी चिन्ह कर दिया माइनस, इसका कर दिया प्लस। अब इसको सरल करना है, पावर के बढ़ते क्रम में ध्यान रखे 2, उसके बाद ये मिलाइए तो -4 और -2 तो हो जाएगा -6। 2 रुपया कर्जा और 4 रुपया कर्जा, 6 रुपया कर्जा हो जाएगा और 5 3 8, ये बराबर हो गया 0। अब बताइए ये समीकरण में इस बहुपद का घात कितना है, तो 2। चूंकि इस बहुपद का घात 2 है इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है, तो इस लिखिएगा यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। समझ गए? ये हो गया पहला सवाल। इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल इधर बना लेते हैं क्या, इधर बना लेते हैं हम। ये है हमारा दूसरा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, सवाल को लिखने के बाद एक बार मिलाइए जरूर कि सवाल सही लिखा गया है कि नहीं। सवाल यदि सही नहीं लिखा जाएगा तो सही नहीं बनेगा। ठीक है, बनाते हैं। क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x, ऐसे से गुना होता है ना, ये पता है कि नहीं, पता होना चाहिए। x और प्लस 8। अब देखिए यहाँ कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ये हमारा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी ये। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड क्या है हमारा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। समीकरण के दोनों साइड बराबर चीज रहने पर उसको काट सकते हैं। कोई तराजू है, ठीक है, कुछ तौला गया, दोनों बराबर पल रहा, अब दोनों साइड 50-50 ग्राम रख दिए, 100-100 ग्राम रख दिए, या दोनों तरह से 100 ग्राम निकाल लिए, 50-50 ग्राम दोनों साइड से निकाल लिए, तो उसके संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए समीकरण का एक तराजू है, बायां पक्ष दायां पक्ष, तो बराबर चीज़ काट सकते हैं, बराबर चीज़ जोड़ सकते हैं, बराबर चीज़ से भाग दे सकते हैं। ठीक है, ये कट गया। अब बचा क्या, x प्लस 8 और ये बचा -4, इसको भी इधर लेते आइए, 8 प्लस प्लस होएगा 4 बराबर 0। इंक चल नहीं रहा है, ये हो गया, या x प्लस 8 4 12, ये बराबर 0। अब देखिए इसका ये जो समीकरण बना, इसका यहाँ घात कितना है, x का घात यहाँ पे क्या है, 1 है, x का घात 1 है, इसीलिए मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये गुना होगा ऐसे ऐसे, जानते होंगे, उम्मीद करते जानते होंगे, समझे कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब कोई बच्चा क्या करता है, ये एक्स स्क्वायर देखा, एक्स स्क्वायर देखा, बस कटा दिया, भूल से भी नहीं। इसके आगे गुणांक 2 है, इसके आगे गुणांक 1 है, बराबर नहीं है, घटेगा इधर आके, तो इधर लेते आइए इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, सबको इधर कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर और -1 बराबर 0। बराबर क्या होगा, ये मिलेगा, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, तो ये 2 अब -1, तो क्या होगा 1 होगा, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो गया -1, ये बराबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0। देखिए यहाँ पे घात इसका 2 है ना, इसलिए द्विघात समीकरण है, इसीलिए यह क्या एक बिल्कुल इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल यह द्विघात, यह एक द्विघात
समीकरण है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है 4 नंबर। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4? x प्लस 2 का होल क्यू है बराबर है एक्स क्यू माइनस 4। बहुत मज़ेदार सवाल है, क्यू वाला दे दिया है। अब बताइए क्यू वाला फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ए प्लस बी का होल क्यू जानते हैं कि नहीं? फार्मूला आपको सब याद करना पड़ेगा, ठीक है? फार्मूला याद कीजिएगा खोज के, नहीं तो बोलिएगा तो हम लिख देंगे। फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यू तो होता है ए क्यू, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। देखिए यहाँ गुणा के रूप में हम दशमलव जैसा यूज़ किए हैं बिंदु, इसका मतलब भी गुना ही होता है, ठीक है? समझिएगा नहीं, लीजिए गुना ही दे देते हैं। पहले होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 4, ठीक है? अब देखिए तो एक्स क्यू यहाँ पर भी मिल रहा है, एक्स क्यू यहाँ पर भी मिल रहा है, काट देते हैं। गुणांक भी बराबर है, चिन्ह भी बराबर है। देखिए समीकरण के दोनों साइड कब कटता है? जब दोनों साइड बराबर हो, कोई चर कोई अचर, उसके बाद दोनों का, यदि चर की बात करेंगे जैसे एक्स वाई, तो दोनों का गुणांक भी बराबर हो, चिन्ह भी बराबर हो। देखिए दोनों साइड प्लस था और उसके बाद 1 भी है। सरल कर लीजिए, क्या होगा? 3 दूना 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ये क्या होगा? 2 दूना 4 या 12, क्या होगा? ये 12x होगा और ये प्लस क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 2 5 अब माइनस सर को इधर ही कर लीजिए, ये जगह +4, ये बराबर क्या आ गया? 0। तो ये हम लिख देंगे इसको 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8 4 12 बराबर 0। देखिए 2 घात है कि नहीं? 2 घात 1 घात 0 घात, तो ये द्विघात समीकरण है। 6 से भाग दीजिए, कहीं दे दीजिए 6 से भाग, क्या दिक्कत है? ऐसे यही छोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ कह रहा है कि समीकरण में चेंज कीजिए, द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहीं पता चल गया, तो यहीं छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। 6 से क्या किए? भाग। यदि नहीं समझे कैसे हुआ तो कहिए हम 6 से कॉमन ले लिए, 6 क्या किए? कॉमन ले लिए, ठीक। अब क्या किए इसमें? अब इसमें किए 6 से उधर भाग दे दिए, यहाँ गुना था उधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये बराबर क्या हो गया? 0/6 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में? इतना 0, इसीलिए यह एक क्या है? द्विघात समीकरण। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यह भी एक क्या है? द्विघात समीकरण है। तो ये रहा एग्जाम्पल दूसरा, टोटल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा आता है प्रश्नावली 4.1। आप इसे बनाइएगा। पहला जो सवाल है, जांच कीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है, 8 सवाल इनसे जांच करना है। और फिर ये दूसरा वाला भी सिर्फ क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, मतलब उस रूप में चेंज करना है, ठीक है? तो आप इसे बना के रखिएगा। हम इसमें फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर नए अध्याय के साथ, प्रश्नावली 4.1, ठीक है? तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।